मैं मगन, आप देख रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट सेशन, मानव नर जनन तंत्र, जो कि काफ़ी अच्छे सेशन होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। आने वाली सभी एग्जामों के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक ऑफ पीओ, क्लर्क, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ और कांस्टेबल। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन कराने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो एक बार चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बार डायग्राम समझाना चाहता हूँ। ये इसका डायग्राम है नर जनन तंत्र का। तो देखते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु किस प्रकार से गति करते हैं और शुक्राणु को किस प्रकार से पोषण मिलता है और शुक्राणु किस प्रकार से सक्रिय रहते हैं। तो देखते हैं। जनन तंत्र में वृषणों की संख्या 2 होती है। पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जो होता है, ये खोल ये होती है, इसे बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है, ये जो खोल होती है वृषण कोश, और इस खोल में वृषणों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इस खोल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रटम। क्या बोलते हैं? स्क्रटम। इसमें वृषणों की संख्या 2 होती है जो कि अंडाकार होते हैं। शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं, वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। ठीक है, फिर होता है ये जो ऊपर आपको एक संरचना दिख रही है वृषण की ऊपर, इसे बोलते हैं अधिवृषण। अधिवृषण का कार्य क्या होता है कि ये शुक्राणु को एक तो पोषण प्रदान करता है, दूसरा शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनियों में भेजता है, यानी ये। ठीक है, जो अधिवृषण होता है इसे इंग्लिश में बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये शुक्रवाहिनी होती है, ये क्या करती है? शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में वास डेफरेंस। यहाँ पे आने के बाद ये जो होती है इसे बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। ये क्या करता है? ये एक द्रव स्रावित करता है जो कि क्या करता है? शुक्राणु को सक्रिय रखता है, यानी कि एक प्रकार से शुक्राणु को सक्रिय रखता है या पोषण प्रदान करता है। इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे शुक्राणु आ गया। इसके बाद ये जो आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं सहायक जनन ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथियों की संख्या 2 होती है। एक होती है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट क्या करता है? सेक्स हार्मोन स्रावित करता है, प्रोस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोस्ट्रोजन। इस प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट नीचे एक ग्रंथि होती है, उसे बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि क्या करती है? एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है। ठीक है, काउपर्स ग्रंथि एक क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो कि मैथुन के समय क्या करती है? जो मूत्र मार्ग होता है इसे चिकना बनाए रखती है। ठीक है, या फिर ये शुक्राणु को सक्रिय भी रखती है या पोषण भी प्रदान करती है, तथा कुछ भाग मिलकर ये क्या करती है? वीर्य भी बनाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? इससे भी एक द्रव स्रावित होता है, और ये जो होती है ये 25 से 30% क्या करता है? सीमेन यानी वीर्य का निर्माण करता है। आगे देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं ब्लडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लडर। ये क्या होता है? मूत्राशय होता है। इसमें क्या होता है? मूत्र आता है। मूत्रवाहिनियाँ क्या होती है? जो अधिवृषण में वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्रवाहिनियाँ मूत्र को यहाँ पे लेके आती हैं मूत्राशय में। यहाँ से ये मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, और शुक्राणु भी इसी मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसे बोलते हैं अपन पेनिस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। पेनिस के काफ़ी भाग होते हैं। पेनिस, इसे बोलते हैं पेनिस ग्लैंस, जो कि एक कोमल भाग होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। ये जो इसके ऊपर स्किन होती है, जो ढीली स्किन होती है, इसे बोलते हैं फॉर स्किन। ये जो इसे मूत्र छिद्र होता है इसे बोलते हैं म्यूटस। ठीक है, म्यूटस बोलते हैं। तो अब देखते हैं, अब मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो चलो देखते हैं। एक बार इसको भी समझाता हूँ। ये जो होता है ये होता है अपना गुद्दा द्वार, जिससे कि अपना अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है, इसे रेक्टम बोलते हैं। और ये जो होता है इसे बोलते हैं अंश। अब देखते हैं, इसके एक बार भाग देख लेते हैं। नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग निम्न है। ये नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग है। वृषण कोश, इसे स्क्रोटल स्केस बोलते हैं। वृषण, इसे टेस्टिस बोलते हैं। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अधिवृषण, इसे एपिडाइमिस बोलते हैं। और अधिवृषण में क्या होता है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है तथा शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनियों में भेजता है। शुक्रवाहिनियाँ क्या करती है? शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती है। इसमें होकर शुक्राणु आगे जाते हैं। शुक्राशय सेमिनल वेसल्स मैंने बताया था, ये क्या करती है? शुक्राणुओं को सक्रिय रखती है। मूत्र मार्ग, इसके द्वारा इसको निकाल दिया जाता है। और सीसन, इसका अगला वाला भाग होता है। सहायक जनन ग्रंथियाँ, जो कि 2 बताई थी मैंने आपको, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथि। अब चलते हैं, वृषण कोश क्या है, यानी कि जो वृषण कोश होता है वो क्या कार्य करता है। ये जो खोल होती है जिसमें कि वृषण होते हैं, वृषण बंद रहते हैं, ताप नियामक, शुक्राणु की वृद्धि या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सभी। यानी जो वृषण कोश होती है, ये खोल होती है, ये क्या करती है? वृषण बंद रहते हैं इसमें, सही बात है। ताप नियामक, यानी ये ताप का नियामक भी होता है। हमारे शरीर का
कुल ताप का यहाँ पर 2 या 2.5% कम होता है। हमारे जितना शरीर का ताप होता है उससे 2 या 2.5% यहाँ पर क्या होता है, ताप कम होता है। तो अतः शुक्राणु के लिए निम्न ताप होना चाहिए। शुक्राणुओं की वृद्धि भी यहीं होती है। आगे देखते हैं, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण, अधिवृषण, शुक्राशय या मूत्रमार्ग। तो इसका राइट आंसर होगा वृषण। यदि आपने मेरा डायग्राम अच्छे से समझ लिया तो आप इनके क्वेश्चनों के बस 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। आगे देखते हैं, हमारे शरीर में वृषणों की संख्या कितनी होती है? तो मैंने आपको डायग्राम बता रहा था, तब बताया था कि वृषणों की संख्या कितनी होती है, 2। तो इसका राइट आंसर होगा 2। वृषण की लंबाई कितनी होती है? यानी कि जो वृषण होता है, ये वृषण है, ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, यानी ये जो लंबाई है ये कितनी होती है? तो 5.8 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 4.5 सेंटीमीटर। राइट आंसर होगा 4.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, वृषण की मोटाई कितनी होती है? यानी जो ये वृषण होता है इसकी मोटाई कितनी होती है? क्योंकि ये अंडाकार होता है तो इसकी मोटाई कितनी होती है? 5.8 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। वृषण में एक सक्रिय चपटी संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? यानी वृषण जो होता है इसमें एक सक्रिय चपटी संरचना पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? ये जो है ये संरचना वृषण के ऊपर की सक्रिय चपटी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? तो मैंने आपको डायग्राम समझा रहा था तब बताया था कि इसे क्या कहते हैं, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, सीसन या अधिवृषण। तो इसे कहते हैं अधिवृषण। तो इसका राइट आंसर होगा अधिवृषण, एपिडाइमिस। इसका कार्य क्या होता है? ये एक तो जो शुक्राणु होता है उसको पोषण प्रदान करता है, दूसरा क्या करता है, इन शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनियों में भेजता है। यहाँ से ये क्या करता है, शुक्रवाहिनियों में भेज देता है। आगे देखते हैं, निम्न में से अधिवृषण का कार्य नहीं है? शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुँचाना, शुक्राणु का निर्माण करना या शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना या सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्राणु का निर्माण करना। यानी कि अधिवृषण का कार्य नहीं है शुक्राणु का निर्माण करना, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण को कौन करता है? अधिवृषण, वो वृषण। और अधिवृषण का कार्य क्या होता है? शुक्रवाहिनियों में पहुंचाना और शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। तो इसका कार्य नहीं है अधिवृषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शुक्राणु का निर्माण करना। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाती है तथा एक थैली जैसी संरचना में खुलती है, उसे क्या कहती है? यानी कि शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनियों के साथ एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। यहाँ पर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है, ये थैलीनुमा संरचना बनाती है, इसे क्या कहते हैं? शुक्राशय, अधिवृषण, सीसन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुक्राशय, यानी सेमिनल वेसल्स। यहाँ पर जो एक थैलीनुमा संरचना होती है उसे बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। आगे देखते हैं, शुक्राशय में एक क्षारीय तरल स्रावित होता है, इस तरल का क्या कार्य है? तो मैंने बताया था कि जो शुक्राशय होता है यानी कि सेमिनल वेसल्स, सेमिनल वेसल्स इसका क्या कार्य है? तो सेमिनल वेसल्स कहाँ पे है मैं आपको बता दूं, ये जो है ये इसे बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। यानी कि ये जो है इसे बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। तो इसका कार्य क्या होता है? इससे एक तरल स्रावित होता है। तो ये क्या करता है? शुक्राणु की वृद्धि, शुक्राणु में कमी, शुक्राणु को रोकता है या शुक्राणु को सक्रिय करना। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्राणु को सक्रिय रखना। क्या आंसर होता है? शुक्राणु को सक्रिय रखना। शुक्राणु की वृद्धि कहाँ होती है? शुक्राणु की वृद्धि वृषण कोश में होती है, शुक्राणु को रोकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर शुक्राणु की सक्रिय रखना। आगे देखते हैं, शुक्राणु सहित यह तरल क्या कहलाता है? यानी शुक्राणु सहित यह तरल, जब सेमिनल वेसल्स यानी शुक्राशय से जो तरल स्रावित होता है अगर ये शुक्राणु में मिल जाए तो इसे क्या कहते हैं? सीमेन, मूत्र, पसीना या सीबम। तो इसका राइट आंसर होगा सीमेन, यानी कि वीर्य। तो इसे कहते हैं वीर्य, ठीक है। जब शुक्राणु में ये तरल स्रावित होता है यानी कि यहाँ से अगर ये मिल जाता है इसमें तो इसे कहते हैं सीमेन। मूत्र तथा सीमन जिस मार्ग से बाहर निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? उस मार्ग को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग, गुद्दा, अधिवृषण या वृषण। तो इसका राइट आंसर होगा मूत्र मार्ग। आगे देखते हैं, सीसन के मुख्य भाग यानी पेनिस के मुख्य भाग है। तो पेनिस जो है इसके मुख्य भाग होता है सीसन मूल यानी रूट ऑफ पेनिस, सीसन काय और सीसन मुंड। तो सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। नर जनन तंत्र में कितनी सहायक ग्रंथियां होती हैं? यानी नर जनन तंत्र में कितनी सहायक ग्रंथियां? तो मैंने बताया था कि नर जनन तंत्र में 2 सहायक ग्रंथियां होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2। अब देखते हैं कि ये 2 सहायक ग्रंथियां कहाँ होती है। तो देखो ये 2 होती है, यहाँ पर तो क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और ये जो नीचे आपको दिख रही है ये इसे बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि, ठीक है।
काउपर्स ग्रंथि। ये होती है काउपर्स ग्रंथि, इसे बोलते हैं काउपर्स ग्रंथि। तो यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है प्रोस्टेन हार्मोन का स्रावन करती है, और ये जो काउपर्स ग्रंथि होती है ये भी एक क्षारीय तरल का स्राव करती है। ठीक है, तो दो होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्रंथि, अब देखो प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर्स ग्रंथि दो होती है। अब देखो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या क्या करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि प्रोस्टोजन हार्मोन स्रावित करती है। दूसरा प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, 25 से 30% भाग वीर्य का बनाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। इसमें पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम और एमाइलेज एंजाइम भी होते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होते हैं। काउपर्स ग्रंथि क्या होती है, काउपर्स ग्रंथि से क्षारीय द्रव स्रावित होता है। ठीक है, क्षारीय द्रव स्रावित होता है, और ये क्षारीय द्रव क्या करता है, ये क्या करता है, शुक्राणु को सक्रिय भी रखता है और पोषण भी प्रदान करता है, तथा शुक्राणु के लिए तरल माध्यम भी बनाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और ग्रुप में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक दमदार सेशन के साथ। चैनल के साथ बने रहे। बाय बाय।